आज हम जिस विषय पर अध्ययन करेंगे वो है मुगल बादशाह जहांगीर, जो कि मुगल वंश के एक महत्वपूर्ण सम्राट थे और अकबर के पुत्र थे। सबसे पहले हम बादशाह जहांगीर के आरंभिक जीवन काल के विषय में जानते हैं कि अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जब अकबर ने पैदल यात्रा करके उनसे आशीर्वाद लिया था और उसके बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप अकबर की जो पत्नी थी, जो कि आमेर की राजकुमारी थी, मरियम उज़्ज़मानी ने 30 अगस्त 1569 में मोहम्मद सलीम को जन्म दिया था और यह मोहम्मद सलीम ही बाद में जहांगीर के नाम से मुगल गद्दी पर विराजमान हुआ। अकबर के जो पुत्र थे वो युवावस्था में ही चल बसे थे, इसलिए जो सलीम का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से हुआ और उसकी शिक्षा का भी उचित प्रकार से प्रबंध किया गया। सलीम को फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, हिंदी, इतिहास, भूगोल से संबंधित शिक्षा देने के लिए आचार्य नियुक्त किए गए, जिसमें जो मुख्य विद्वान थे वो अबू खान खाना थे और अबू खान खाना का सलीम के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। सलीम को न केवल सैनिक शिक्षा दी गई थी बल्कि 1581 में जो काबुल अभियान के अवसर पर सलीम को एक सेना की जो टुकड़ी है उसका अध्यक्ष बनाकर भी भेजा गया था और उसके बाद उसको सैन्य संचालन की भी शिक्षा दी गई थी। जब सलीम 15 वर्ष के हुए तो उनका विवाह आमेर के जो राजा थे भगवान दास, उनकी पुत्री और राजा मानसिंह की जो बहन थी मानवई, उनके साथ 1585 में हुआ और जो उनका सलीम का जो बड़ा लड़का था खुसरो, वो इन दोनों की ही संतान था। जब अकबर की मृत्यु हो गई 3 नवंबर 1605 में, तो आगरे के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शाह गाजी की उपाधि उसने ग्रहण की। जहांगीर ने राज्याभिषेक के बाद अपने पक्ष के जो सरदार थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और जो अधिकांश अधिकारी थे उनको उनके पुराने पदों पर ही यथावत बनाए रखा। अकबर की नीति के समान ही जहांगीर ने भी उदारता की नीति अपनाई और गद्दी पर बैठते ही उसने 12 आदेश प्रसारित किए जो जनहित के थे और जनता के कल्याण को उसने सर्वोपरि रखा। तो जो 12 जो आदेश थे उसमें था कि उसने तमगा नामक जो कर था जिसमें मीर बहमीनी और अन्य महसूल शामिल थे उनको समाप्त कर दिया। दूसरा, उसने सड़कों के किनारे सराय बनवाई, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाया जिससे कि राहगीरों को पानी की या जल की व्यवस्था हो सके। व्यापारियों की जानकारी के लिए और स्वीकृति के बिना उनके सामान की अब कोई तलाशी नहीं ले सकता था। साथ में ही मृत्यु के बाद यदि कोई मनुष्य की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को सौंप दी जाए और यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो उसकी जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक भवनों के निर्माण में उसका को काम में लिया जाए। इस तरह के आदेश जहांगीर के द्वारा निकाले गए। इसके अलावा उसने मद्य निषेध कानून भी बनाया या उससे संबंधित आदेश जारी किए। राजकीय कर्मचारियों को किसी के घर पर बलपूर्वक अधिकार करने की मनाही की। नाक और कान काटने की जो अवैध जो प्रथा थी उसको अवैध घोषित किया। किसानों की भूमि पर कोई भी अब जबरदस्ती से अधिकार नहीं कर सकता था।
इसके अलावा उसने राज्य के खर्चे से दीन और असहायों के लिए अस्पताल खोले। राजा की अनुमति के बिना जागीरदार और परगनों के जो अध्यक्ष हैं वो विवाह संबंध न कर सकते थे। उसके द्वारा सप्ताह में 2 दिन, जब अकबर का जन्मदिन था तो उसने पशु हत्या को निषेध कर दिया। साथ में ही दान में दी गई भूमि उसी प्रकार पुराने व्यक्तियों के पास रहे और सभी कैदी उसके द्वारा छोड़ दिए गए। तो इस तरह से जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो ये जो 12 उसके द्वारा आदेश निकाले गए उसने इनके द्वारा जहांगीर ने अपने शासन का जो स्वरूप किस प्रकार का रहेगा ये उसके द्वारा व्यक्त किया गया। वो भी अकबर की तरह ही उदार बना रहा और उसके राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो जन कल्याण था और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह के 12 जो आदेश हैं उनको जारी किया गया था। इसके अलावा जहांगीर ने आगरे के किले के जो शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे पर एक सोने की जंजीर डलवा दी थी, जिससे कि अब कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की फरियाद कर सकता था उस जंजीर को बजाकर। अब बात करते हैं कि जहांगीर के समय जो विद्रोह हुए वो कौन सा विद्रोह हुआ या जहांगीर ने किन किन राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। तो जहांगीर के काल का जो पहला विद्रोह हुआ था वो उसके पुत्र खुसरो के द्वारा ही हुआ और वो विद्रोह 1606 में हुआ। इस विद्रोह का जो कारण था कि अकबर के अंतिम दिनों में राजा मानसिंह और जो अजीज कोका ने खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया था लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। तब राजा मानसिंह ने खुसरो को लेकर बंगाल जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उस समय जहांगीर ने उसको आश्वासन दिया था और इसीलिए खुसरो वापस दरबार में आ गया था। लेकिन उस समय तो उसने उसको मना लिया, लेकिन बाद में जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले के एक भाग में कैद कर लिया था। अपने पिता के इस तरह के व्यवहार से खुसरो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने अप्रैल 1606 में अपने 350 अश्वारोही के साथ सिकंदरा में अकबर के मकबरे को देखने का बहाना बनाकर वह आगरे के किले से बाहर भाग निकला और वह दिल्ली होते हुए लाहौर की तरफ चला गया। जब इस तरह की सूचना जहांगीर को मिली तो उसने तुरंत ही उसकी का पीछा करने के लिए एक सेना भेजी और स्वयं भी वह लाहौर की ओर चला गया। खुसरो ने भैरोवाल के मैदान में शाही सेना से मुकाबला किया लेकिन वह हार गया और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन चिनाब नदी पार करते समय खुसरो अपने साथियों के साथ पकड़ा गया और 1 मई 1606 में उसको बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। उसके साथियों को कठोर दंड दिया गया और उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। खुसरो को भी बंदी गृह में डालने के आदेश दिए और इस तरह से जो खुसरो का विद्रोह है उसको समाप्त किया गया। यद्यपि खुसरो के विद्रोह को समाप्त कर दिया था लेकिन ये जो खुसरो का विद्रोह हुआ था इसके बहुत दूरगामी परिणाम सामने आए और अब छोटे छोटे विद्रोह राज्य में होने लगे। जैसे कि बीकानेर का जो शासक था राज सिंह उसने भी विद्रोह कर दिया था। इसी प्रकार से बिहार के संग्राम नामक जागीरदार ने भी खुसरो के विद्रोह का लाभ उठाकर उसने राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया और इसका जो सबसे दुष्परिणाम सामने आया वो था कि फारस का जो शाह है उसने मुगलों के अधीन कंधार के किले को विजय करने के लिए खुरासान के गवर्नर को उत्तेजित करके उस पर आक्रमण करवा दिया था। खुसरो के विद्रोह का एक परिणाम हुआ कि अब मुगलों और सिखों के संबंध भी खराब हुए, क्योंकि जब खुसरो ने विद्रोह किया था तो खुसरो को सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव उसके द्वारा आशीर्वाद दिया गया था और उसको आर्थिक सहायता दी गई थी। तो जब विद्रोह को दबा दिया गया तो जहांगीर ने
जो खुसरो को आशीर्वाद दिया था, उससे क्रुद्ध होकर या दुखी होकर उसने गुरु अर्जुन पर 2 लाख रुपए का दंड देने का उसको कहा गया। जब गुरु ने देने से मना कर दिया तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरह से जहांगीर का ये जो कार्य था, इसके कारण सिखों के साथ जो मुगलों के संबंध है वो सदैव के लिए खराब हो गए। अब बात करते हैं जहांगीर के राजपूतों के साथ संबंध, अर्थात जहांगीर ने मेवाड़ को जीतने के लिए मेवाड़ पर 3 अभियान किए। 2 अभियान उसके असफल रहे, लेकिन तीसरे अभियान में उसको सफलता मिली और उस सफलता के परिणाम स्वरूप मेवाड़ के साथ जहांगीर ने संधि की। तो पहला जो अभियान हुआ वो 1606 में हुआ और इस समय जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को 20,000 घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ मेवाड़ को जीतने के लिए भेजा। देवर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कि कोई निर्णायक विजय प्राप्त नहीं हो सकी। इसी समय खुसरो ने भी विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जहांगीर को अपनी फौजों को वापस बुलाना पड़ा। इसके बाद 1608 से 1611 के बीच में दूसरा अभियान किया गया और जहांगीर ने इस बार महाबत खां को एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ को विजय करने के लिए भेजा। इस समय मुगल सैनिकों ने मेवाड़ में भयंकर लूटपाट की। राणा अमर सिंह को जंगलों की ओर भागने के लिए विवश होना पड़ा, लेकिन उसने सिर नहीं झुकाया और राजपूत देशभक्तों ने मेवाड़ विजय के मुगलों के सपने को पूरा नहीं होने दिया। यह जो संघर्ष है वो 1611 तक चला और इस बार भी मुगलों को निराशा ही हाथ लगी। तत्पश्चात तीसरा अभियान 1614 में किया और इस बार जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा और अभियान के दौरान शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस समय स्वयं सम्राट ने भी अजमेर में डेरा डाला। शाहजादा ने खुर्रम ने, जैसे कि कर्नल टॉड कहते हैं कि उसने मेवाड़ में बहुत ज़्यादा निर्दयतापूर्ण अत्याचार किए, गांवों को जला दिया, खेतों को नष्ट कर दिया, मंदिरों का विनाश किया, राजपूत नारी और बच्चों को कैद कर लिया। तो इन परिस्थितियों में राजपूत सरदारों ने राणा से मुगल सम्राट के साथ संधि करने की प्रार्थना की और जिससे राणा ने दुखी मन से उसको स्वीकार कर लिया और 1615 में मुगल सम्राट के साथ एक सम्मानजनक संधि की गई। इस संधि की जो शर्तें थी वो थी कि अब राणा ने मुगल सम्राट जहांगीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और बदले में जहांगीर ने चित्तौड़ के किले समेत मेवाड़ का जो समूचा भूप्रदेश था वो राणा को वापस लौटा दिया। साथ में ही राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इसके अलावा अन्य राजपूत नरेशों की भांति राणा को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया गया। तो इस तरह से जो 40 वर्षों से मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसका अंत हुआ और जहांगीर और उसके पुत्र खुर्रम ने को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अत्यंत ही उदार शर्तों के साथ इस युद्ध को समाप्त किया। ये जो युद्ध हुआ इसके परिणाम दोनों के लिए लाभदायक रहे। जहां मुगलों को नाम मात्र का अधिकार स्वीकार करने पर राणा को मेवाड़ की जो सारी भूमि है, चित्तौड़ का किला उसको प्राप्त हो गया, साथ में ही वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। साथ में ही जहांगीर को भी इस बात का श्रेय दिया जाता है कि जिस काम को अकबर नहीं कर पाया उसको जहांगीर ने कर दिखाया। तो अगली जो विजय है वो है कांगड़ा की विजय। जहांगीर ने मेवाड़ विजय से उत्साहित होकर कांगड़ा को भी जीतने का निश्चय किया और इसके लिए उसने 1620 में शहजादा खुर्रम को कांगड़ा विजय के लिए भेजा। खुर्रम ने दुर्ग का घेरा डाला, चारों ओर उसने खानियां बनाई और किले में रसद पहुंचाने पर उसने
प्रतिबंध लगा दिया। तो जब किले में अन्न का अभाव हो गया, भूखमरी की आशंका हो गई, तो इस किले को 16 नवंबर 1620 में इस पर मुगलों का अधिकार हो गया और किले के शासक के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया।